पॉलीमर्स में देखिए आपको बता रहे हैं रबर्स के बारे में। रबर्स जो है वो इलास्टोमर होता है। रबर्स आर कॉल्ड इलास्टोमर। आपको बताया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, मतलब पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके आधार पे पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स आर ऑफ फोर टाइप्स। में पहला है इलास्टोमर, दूसरा फाइबर और तीसरा थर्मोप्लास्टिक और चौथा है थर्मोसेटिक। जो भी रबर वाले पॉलीमर्स होंगे वो इलास्टोमर कहलाएंगे। इलास्टोमर का मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो, मतलब जिसको अगर हम स्ट्रेच करके खींचेंगे तो वो अपनी लेंथ का कई गुना जो है बढ़ जाए, और जब हम स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो अपनी ओरिजिनल लेंथ को वो रिगेन कर लेंगे। तो इसमें एक तो नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो होता है आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर है आइसोप्रीन, और नेचुरल रबर को बोलेंगे स्टिफ पॉली आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। देखिए आइसोप्रीन का फार्मूला क्या है। आइसोप्रीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये आइसोप्रीन का फार्मूला, यानी 2 मेथिल 1 3 ब्यूटाडाइईन, यहां से नंबरिंग की जाए, किसी का कॉमन नेम आइसोप्रीन। अब जब हम इसको पॉलीमराइज कराएंगे तो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से आप देखेंगे क्या होगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल कर देंगे, सिंगल बॉन्ड को डबल कर देंगे, डबल को सिंगल कर देंगे, और वैलेंसी फ्री करके होल एंटर। डबल बॉन्ड को सिंगल, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नेचुरल रबर। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसमें तो बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होंगे, तो हर डबल बॉन्ड के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस होता है। तो ऑल डबल बॉन्ड्स आर हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। ऑल डबल बॉन्ड्स आर हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको ड्रॉ करते हैं जिससे महसूस हो कि हाँ ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए CH2 C CH3, यहाँ हमने वैलेंसी फ्री कर दी, डबल बॉन्ड C, और उसके बाद क्या है HCH2। तो H यहाँ लगा दें और CH2 यहाँ लगा दें, यहाँ वैलेंसी फ्री कर दें।
इसी तरह से एक यूनिट और लिखें, एक यूनिट और लिखेंगे तो ये CH2, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड CH, CH2, इस तरह से कर दीजिए। ऐसे जब आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे CH2 C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, फिर C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, बल्कि वहां पे एक ही CH2 देते हैं। तो आप इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखिए, तो जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो सेम साइड में है कि नहीं। इस पैटर्न पे हमें लिखना होगा नेचुरल रबर का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जैसे हमने आपको रिएक्शन बताई थी, डील सेंटर रिएक्शन, 1 2 3 4, ये कंजुगेटेड डाइईन है और ये डाइइनोफाइल। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, क्योंकि ये सीओ ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ऐसे में पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेंगे। यहाँ देखिए आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। तो इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये नए बॉन्ड्स बनेंगे और ये हो जाएगा COCH2। तो इसको हम लोग बील्स एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं 4+2, 4+2। ये देखिए 4 कार्बन है और वो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन और ये 4 कार्बन, 4+2 साइक्लो एडिशन। ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि सीओ ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, इससे यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस पैटर्न पे करा दें, ताकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस प्लस से ये माइनस जुड़ जाए, इस माइनस से ये प्लस जुड़ जाए। अब हम नेचुरल रबर, आइसोप्रीन और बील सेल्टर रिएक्शन पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं। एक हाइड्रोकार्बन ए है, एक हाइड्रोकार्बन ए है, इसके ओजोन रिलेशन से 2B+C बन रहा है। और सी का जो फार्मूला है वो C3H4O2। और जब हम लोग फिनॉल को बी के साथ ट्रीट करते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो इसमें बैकेलाइट बनता है, बैकेलाइट पॉलीमर बनता है। जो बैकेलाइट पॉलीमर है वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उनको अगर आप हीट करेंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं, ज्यादा हीट करेंगे तो बर्न हो जाते हैं।
इनमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है, इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है, जिससे ये बहुत रिजिड टाइप के पॉलीमर होते हैं। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर के लिए वर्ड यूज करते हैं BHR, बिहार करके। तो ब्रिटिल, हार्ड और रिजिड, ये मतलब ब्रिटिल होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। ब्रिटिल का मतलब होता है भंगुर, मतलब अगर ये टूटेंगे तो बिल्कुल जैसे चूर चूर हो जाएगा ये। और हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को केवल हम लोग एक ही बार हीट कर सकते हैं, बिफोर सेटिंग। अगर हम उसके बाद फर्दर हीट करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएंगे, ज्यादा हीट करेंगे तो जल जाएंगे। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं विच आर हीटेड वंस बिफोर सेटिंग, और इनमें एक्सपेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है। और इनको हम लोग रिकास्ट नहीं कर सकते, रीशेप नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि हम इस पॉलीमर से कोई दूसरा पॉलीमर बना पाए। जैसे आप देखिए, जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, उनमें बैकलाइट यूज होता है। तो अगर वो ज्यादा करंट पास होने से अपना जल जाते हैं, तो फिर दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते आप। वो पॉलीमर फिर बर्बाद हो जाता है। वो थर्मोसेटिंग, उनमें क्रॉस क्रॉस लिंकिंग होती है बहुत ज्यादा। तो फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएं कि बैकेलाइट बन जाए? उसके लिए एक फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसको हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग को बी पता लग जाएगा, और सी हमने यहाँ से बता ही दिया है। अब ए पता लग जाएगा। अब जब ए को हम लोगों ने पॉलीमराइज किया, ए को पॉलीमराइज किया, तो इसमें डी बन गया। और डी के ओजोनोलिसिस से ई बना, और ई की रिएक्शन डाइल्यूट OH आयन, देन हीट, एफ बन गया। एक हाइड्रोकार्बन जी है, इसको जब हम लोग सोडियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, पॉलीमराइज करा रहे हैं, तो इससे मिल रहा है ब्यूना रबर। ये जितने भी रबर्स होते हैं, इलास्टोमर जो होते हैं, ये ब्यूटाडाइईन या उसके डेरिवेटिव से बनते हैं। ब्यूटाडाइईन या उसके डेरिवेटिव से बनते हैं। तो ब्यूना रबर जो है, वो हाइड्रोकार्बन जी के पॉलीमराइजेशन से बन रहा है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम H2 1 मोल निकिल से करें, इससे बन जाएगा H, और फिर इसके ओजोमोलिसिस से आई बन जाएगा। और आई की रिएक्शन जब ए से करा रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट जे बन जाएगा। तो अब इसमें समझते हैं पहले तो पैकेलाइट का स्ट्रक्चर। पैकेलाइट, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं H+ या OH आयन की प्रेजेंस में, तो इसमें आपको पे CH2OH और पैरा पे CH2OH लग जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं लीड्रर मनाते रिएक्शन। लीड्रर मनाते रिएक्शन। इस रिएक्शन के पीछे की जो सोच है, उसको समझ ले कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। अगर हम H+ की प्रेजेंस ले रहे हैं,
तो H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्प्लेस होंगे, जिससे CH2 प्लस OH बनेगा, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। और फिनॉल जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और अगर हम OH आयन की प्रेजेंस लेंगे, OH आयन के केस में जो फिनॉल है वो OH आयन से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिनॉक्साइड जो है वो फिर अपनी न्यूक्लियोफिलिक पावर से इस पे अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ देगा। मतलब H प्लस अगर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पावर डेवलप हो गई, और अगर OH आयन लेते हैं तो फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ गई। न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ गई तो इसने इस पे अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ दिया, और फिर बाद में इसमें टाटोमराइजेशन करा देते हैं। टाटोमराइजेशन कराएंगे तो ये OH हो गया, ये CH2O माइनस, और बाद में वाटर से वो एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो चाहे H प्लस की प्रेजेंस लें, चाहे OH आयन की प्रेजेंस लें, दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप लग जाएगा आर्थो या पैरा में। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन। हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन ऑफ फिनॉल। हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन ऑफ फिनॉल। अगर ये रिएक्शन हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो बाकी जो बची आर्थो पैरा पोजिशन है वहां पे भी CH2OH लग जाता। अब ये देखते हैं कि बैकेलाइट कैसे बनेगा। ये जो हमारे पास CH2OH आया है, तो जो H प्लस है वो इस OH पे अटैक करेगा, उस पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ज्यादा बेसिक है, मतलब इट इज मोर बेसिक, इट इज लेस बेसिक। सब जानते हैं अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा बेसिक कौन? अल्कोहल ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि फिनॉल का लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है। तो H प्लस इस OH पर अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा। तो इसी तरह अगर प्रोसेस हम लगातार जारी रखें अप्रोप्रिएट कंडीशंस में, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सर्टेन अमाउंट में लेके और प्रोसेस को काफी लंबे समय तक जारी रखें, तो हम लोग देखते हैं कि एक लीनियर पॉलीमर बन जाता है। में इस तरह का लीनियर पॉलीमर बन जाता है। इस लीनियर पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं नोवोलेक। इस लीनियर पॉलीमर को बोला जाता है नोवोलेक। जैसे आपने यहां तक पहुंच गए, ऐसे फिर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, फिर यहाँ CH2OH आएगा, फिर H प्लस का है, ऐसे लगातार प्रोसेस चलता चला जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग को कंडीशंस प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ती है। तो नोवोलेक बन गई। अब इस नोवोलेक में फर्दर जब रिएक्शन होगी तो क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, मतलब पैरा पे भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली फिर पैकेलाइट बन जाता है। तो नोबल एग में जब फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे तो पहले तो लीनियर चेन बनी, फिर लीनियर चेन्स, ऐसी लीनियर चेन्स आपस में क्रॉस लिंकिंग करके क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर पैकेलाइट बना देंगे। OH, CH2, 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 ये OH, ये CH2, ये CH2, ये OH, ये CH2, ये CH2, ये OH, CH2, CH2, OH, CH2, CH2, OH, CH2, मतलब ये थ्री डायमेंशनल पॉलीमर बनता चला जाता है उसका। तो बहुत रेगुलराइज वे में हम नहीं लिख सकते डायग्राम को, क्रॉस लिंकिंग होती चली जाती है। हाँ, दोनों तरफ। तो थ्री डायमेंशनल होता है, ये टू डायमेंशनल नहीं है। मतलब हो सकता है ये रिंग ऐसे उठी हुई हो, है ना, क्योंकि ये कार्बन तो सब sp3 है ना बेटा। तो थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड थर्मोस्टेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब ये बैकेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बैकेलाइट जो है वो थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग कंडेंसेशन पॉलीमर, और इसके मोनोमर जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसका सिंपल वे में रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो तो सिंपल वे में रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये OH लिखा, ये OH लिखा, और यहाँ CH2 लगा दिया, इधर CH2 लगा दिया, और इधर CH2 लगा दिया, और इधर CH2 लगा दिया। अगर हमें सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना होगा, तो सिंपल वे में, मतलब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो देना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि थ्री डायमेंशनल मामला है। ये काम चलाऊ तरीका होता है ये। अब इससे पता लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्रॉस लिंकिंग, पहले लीनियर बनी फिर क्रॉस लिंकिंग होती चली गई, अब क्रॉस लिंकिंग तीनों डायरेक्शन में होगी। तो इसमें ये पूछा जाता है कि बेंजीन रिंग्स में या फिनॉल की जो रिंग्स हैं आपस में कौन से ग्रुप से जुड़ी होती है। मतलब फिनॉल रिंग्स इन बैकेलाइट आर अटैच्ड वाया CH। इन बैकेलाइट the phenolic rings are attached to CH2। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैकेलाइट में फिनोलिक ग्रुप जो है वो जिस फिनोलिक जो रिंग्स है वो जिस ग्रुप से अटैच होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। 14 आंसर हो जाएगा।
तो अब आप इसमें जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो आपको ये जो बताया गया बेकेलाइट, इससे बी पता लग गया। तो बेकेलाइट पॉलीमर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो बी हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ए आप पहचान सकते हैं क्योंकि सी का फार्मूला नहीं रखा है, C3H4O2। अब देखिए, दो फॉर्मल्डिहाइड है, दो है फॉर्मल्डिहाइड, और C3H4O2 का मतलब क्या हुआ? CH3CO CHO, यही तो हुआ C3H4O2। ये दोनों आप हटाइए, इधर ये दोनों हटाइए, तो इससे हम लोग को ए मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा इसका नाम ही आइसोप्रीन। जैसे कंपाउंड सी है, सपोज हमने उसकी रिएक्शन H2 निकल से करा के कंपाउंड पी बना, और फिर उसकी रिएक्शन हमने करा दी इसके साथ ड्राई HCl की मदद से, तो आपको कंपाउंड क्यों बनाना है? तो सी हमने देखिए क्या बनाया था, सी का स्ट्रक्चर देखिए उन्होंने क्या सोचा था, सी का स्ट्रक्चर सोचा था CH3COCH। CH3COCH, जब हम लोग इसमें पी बनाएंगे तो पी का स्ट्रक्चर क्या होगा? पी का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CHOH क्योंकि सी जो था वो था CH3CO CHO, तो पी ए बन गया। अब ये है ग्लाइकॉल, अब ये इसमें दो कीटोन है, तो ये वाला कीटोन मोर रिएक्टिव है। तो आपको याद है कि जब कीटोन की ग्लाइकॉल से होती है डाइहाइड्रिक अल्कोहल से, तो साइक्लिक कीटल बन जाता है। तो इसमें क्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यू का स्ट्रक्चर होगा ये ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्यू, और नीचे ये बेंजीन रिंग पीओ और बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि डाई हाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से, जिसमें साइक्लिक कीटल बन जाए, साइक्लिक कीटल। और अगर हम लोग इस क्यू को PHMgBr के साथ ट्रीट करके हाइड्रोलिसिस कर दो, आर का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये जो कंपाउंड हमारा बना है क्यू, यही तो क्यू है, ये क्यू है। अब इसकी जब ग्रिग्नार्ड जेनेट से रिएक्शन कराएंगे तो इस कीटोन पे होगी, इस कीटोन पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी तो यहाँ पीएच लग जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ऊपर जो है डबल बॉन्ड वो वापस आ जाएगा, और यहाँ पे COH, और इस तरह से ये आर का स्ट्रक्चर।
ये कीटल वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। अब आप देखिए जो आइसोप्रीन, इसमें दो तरह से पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, और इस पॉलीमराइजेशन को नाम देते हैं 1,4 पॉलीमराइजेशन। 1,4 पॉलीमराइजेशन, 1,4 पॉलीमराइजेशन। 1,4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पे वैलेंसी फ्री होती है। अब अगर सिस मैनर में हो रहा है, अगर ये हो रहा है सिस मैनर में, तो नेचुरल रबर बन जाएगा। और अगर ये ट्रांस मैनर में हो रहा है, मतलब सारे डबल बॉन्ड अगर ट्रांस है, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे गट्टा पर्चा। मतलब सिर्फ पॉलीआइसोप्रीन को नेचुरल रबर कहते हैं, और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को गट्टा पर्चा बोलते हैं। ये दोनों ही नेचुरल पॉलीमर्स, गट्टा पर्चा भी नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर है सिस पॉली आइसोप्रीन। और गट्टा पर्चा क्या है? ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन अलग अलग टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वगैरह जानने की नीड नहीं है, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे करा के हम लोग ये दो तरह के पॉलीमर बना सकते हैं। तो हम लोग के कोर्स में केवल इतना ही है कि आपको पता हो कि गट्टा पर्चा नाम की क्या बला होती है। आपसे यही पूछा जाएगा कि गट्टा पर्चा जो है उसका मोनोमर कौन, बता दो कि ये मोनोमर है। या ये पूछ लेंगे कि नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गट्टा पर्चा में डबल बॉन्ड के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बस इतना ही पूछा जाता है अपने सिलेबस। अब इसमें पॉइंट आता है कि द रॉ मटेरियल, द रॉ मटेरियल obtained from rubber trees, the raw material obtained from rubber trees is milky, gummy, sticky। जो रबर के पौधे होते हैं, रबर के जो पेड़ होते हैं, रबर ट्रीज जो होते हैं, उनसे जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कैसा होता है? मिल्की होगा, गमी होगा, स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। नोन एज लेटेक्स, नोन एज लेटेक्स। उसको लेटेक्स बोलते हैं। व्हाट इज लेटेक्स? लेटेक्स जो है रबर ट्रीज से मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो नेचुरल रबर is not much elastic and having low tensile strength, and having low tensile strength। मतलब उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब जो टेंशन जितना बर्दाश्त कर सकता है वो कम होता है। और उसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब अगर आप उसको ज्यादा खींच दोगे तो टूट ही जाएगा। तो increase the elasticity and mechanical strength of natural rubber। उसकी इलास्टिसिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए द रबर इज ट्रीटेड विद रबर इज ट्रीटेड विद सल्फर और its compound like SF6, and this process
is known as vulcanization. इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं। नेचुरल रबर जो है, जो प्रकृति से रबर मिला है हमें, वो इतना इलास्टिक नहीं होता है, उसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो टूट जाएगा, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है। अगर हमें उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना है, अपने डेली लाइफ की यूजेस में उसकी इसकी जो उपयोगिता है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग इसको सल्फर या सल्फर के किसी कंपाउंड लाइक SL6 के साथ ट्रीट करते हैं, और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं। सल्फर और SF6 forms cross linking between the polymeric chain of natural rubber। मतलब नेचुरल रबर इज ए लीनियर एडिशन पॉलीमर, जबकि वल्कनाइज्ड रबर इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो वल्कनाइज्ड रबर होगा वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाता है, उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है चेन्स के बीच में। फिर जो नेचुरल रबर है, इसका हमने ओजोनोलिसिस कराना। नेचुरल रबर देखिए क्या है, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 6CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही तो नेचुरल रबर है। जब इसका आप ओजोनोलिसिस कराओगे, तो ओजोनोलिसिस कराने पर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो देखिए क्या मिलेगा, उधर मिल जाएगा CHO और CH2 और COCH3, ये मिलेगा। तो नेचुरल रबर के ओजोनोलिसिस से मिलेगा 1 2 3 4 ऑक्सोपेंटेनल, 4 ऑक्सोपेंटेनल मिल जाएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द नेचुरल रबर ऑन ओजोनोलिसिस gives 4 octopentanal in natural rubber, all double bonds
are having cis configuration. The monomer of natural rubber. Monomer of natural rubber on ozonolysis if methyl glyoxal F4 bakelite is homopolymer S5 गट्टा पर्चा contains only sp3 कार्बन। ये हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, अभी हम और स्टेटमेंट लिख रहे हैं। एसिड पीवीसी contains only sp3 carbon। S7 Orlon contains sp3 and sp2 carbons। S8 plexiglass does not contain any functional group। How many statements are true? कितने स्टेटमेंट ट्रू? S1 ट्रू है, S2 भी ट्रू है, S3 भी ट्रू है। Monomer of natural rubber on ozonolysis gives methyl glyoxal। आइसोप्रीन के ओजोनलिसिस से मेथिल ग्लाइकोल मिल रहा है। और बैकेलाइट होमोपॉलीमर नहीं, बैकेलाइट इज कोपॉलीमर। बैकेलाइट इज कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। आइसोप्रीन आइसोप्रीन is monomer of natural rubber। और इसके ओजोनोलिसिस से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और मेथिल ग्लाइकोल मिलेगा। ग्लाइऑक्सल का फार्मूला होता है CHO। ये होता है ग्लाइऑक्सल। ये हो गया आपका मेथिल ग्लाइऑक्सल। मतलब एडवांस लेवल में पॉलीमर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शंस बनते हैं। और S5 दिया है गट्टा पर्चा। तो गट्टा पर्चा क्या है? गट्टा पर्चा इज द नेचुरल आइसोमर ऑफ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर, सॉरी नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का आइसोमर है, तो गट्टा पर्चा में क्या होगा? CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, ऐसे ही करते चले जाइए। सिमेट्रिकल आइसोमर। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन
गट्टा पर्चा। एक्चुअली गट्टा माने गम होता है, पर्चा माने ट्री होता है। और उसमें क्या देखिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, पीवीसी कंटेन्स ओनली sp3 कार्बन। तो पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स किन्हें बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स उन्हें बोलते हैं जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो है वो लीनियर पॉलीमर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स आर लीनियर पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर होते हैं। मतलब थर्मोप्लास्टिक, जब जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स होंगे सब लीनियर पॉलीमर होंगे, एडिशन पॉलीमर होंगे। और इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। और ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट, ऑन कूलिंग बिकम्स हार्ड। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, अगर उनको आप हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल करोगे तो हार्ड हो जाएंगे। और थर्मोप्लास्टिक को हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं, रीमोल्डेड, री रिकॉस्ट कर सकते हैं, रिकास्ट, रीशेप, रीसाइज्ड। इनका शेप साइज सब बदल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। मतलब बाल्टी से मग्गा बना सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में डिफरेंस पूछा जाता है। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोसेटिंग वाले। और थर्मोप्लास्टिक जो है वो एडिशन पॉलीमर होते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक है। जो एथिलीन के डेरिवेटिव्स, जो एथिलीन के डेरिवेटिव्स है, जैसे आपका स्टाइरीन का पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन है। या जैसे आपका हमने पीवीसी लिखा है, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपलीन है, वो थर्मोप्लास्टिक्स है। तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं, इसी को बोलते हैं पीवीसी। इसमें सारे कार्बन sp3। तो पीवीसी में ऑल कार्बन आर sp3। और एक बताया आपको फ्लेक्सी ग्लास। फ्लेक्सी ग्लास का एक दूसरा नाम है पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। पॉली मेथिल मेथ एक्राइलेट। इसको लीवसाइड भी बोलते हैं, लीवसाइड। तो फ्लेक्सी ग्लास का जो मोनोमर है वो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CCH3 और COOCH। ये फ्लेक्सी ग्लास का मोनोमर। और इस मोनोमर का नाम क्या है? मेथिल, मेथिल अल्फा मेथिल एक्राइलेट। मेथिल अल्फा मेथिल एक्राइलेट। मेथिल अल्फा मेथिल एक्राइलेट, ये इसका नाम है फ्लेक्सी ग्लास के मोनोमर का। तभी इसके पॉलीमर का नाम है PMMA, पॉलीमेथिल मेथिल एक्राइलेट या पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, ल्यूसाइट। या इसको हम लोग फ्लेक्सी ग्लास बोलते हैं, पर्सपेक्स बोलते हैं, पर्सपेक्स, ल्यूसाइट, फ्लेक्सी ग्लास। ये पूछा जाता है कि फ्लेक्सी ग्लास का मोनोमर कौन है? तो
अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि Z इज मोनोमर ऑफ प्लेक्सीग्लास, तो Z की रिएक्शन आपको करानी है मोनोमर ऑफ ब्यूना रबर से। तो इसमें क्या बनेगा, तो पहले ब्यूना रबर जान लें। तो ब्यूना रबर क्या है, ब्यूना रबर, तो ब्यूना रबर जो है एक इलास्टोमर, ये इलास्टोमर, ये एक एडिशन पॉलीमर, ब्यूना रबर एडिशन पॉलीमर, और ये होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर तब बोलते हैं एक ही मोनोमरिक यूनिट हो, और ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक रबर, ये नेचुरल रबर नहीं है, जैसे सिंथेटिक रबर। और यहाँ पे Na जो है वो सोडियम के लिए, तो इसका जो मोनोमर है वो ये है। तो इसको जब सोडियम के साथ हम लोग हीट करते हैं, तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, सिंगल को डबल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री, होल एन, ये ब्यूना रबर है। जब हम यहाँ पे जेड क्या है, देखिए मोनोमर ऑफ ब्यूना रबर कौन है, मोनोमर ऑफ ब्यूना रबर जो है यही तो है। और जेड क्या है, जेड है, यही तो है जेड। अब देखिए 4+2 साइक्लो एडिशन वाला केस हो गया, 4+2, ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, 4+2 साइक्लो एडिशन। इसमें ब्रैड कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखा, और ये मेथिल, और ये C00, इसको हम लोग डील सेंटर रिएक्शन बोलते हैं। शुरू में देखिए कहीं भी ऑप्टिकल आइसोमर्सम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्सम है, प्रोडक्ट शोज ऑप्टिकल आइसोमर्सम, क्योंकि चिराल कार्बन हो गया, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग। अब हम लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, पहले ये देख लें। तो कौन कौन से स्टेटमेंट देखिए ट्रू हैं, तो स्टेटमेंट जो ट्रू है वो कौन कौन से चेक कर लेते हैं। एक तो S1 ट्रू हो गया, S2, S3, S4 फॉल्स हो गया, S5 भी फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें ट्रांस डबल बॉन्ड है, S6 ट्रू हो गया, केवल sp3 है। S7 में ऑर्लॉन, ऑर्लॉन जो है, ऑर्लॉन ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल, ये है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। और एक्रेलोनाइट्राइल का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो इसमें डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे, वैलेंसी फ्री कर देंगे, Cn लगा हुआ है, और होल एन लगा देंगे। इसी का नाम है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइल नाइट्राइल। इसका ही दूसरा नाम ऑर्लॉन, और ऑर्लॉन एक फाइबर, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा होता है तो वो फाइबर की कैटेगरी में आ जाता है। फाइबर में पॉलीमरिक चेन्स के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। इन फाइबर्स द पॉलीमरिक चेन्स आर एसोसिएटेड
आइदर बाई एच बॉन्डिंग और बाई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ऑर्लॉन जो है थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में नहीं आता, ऑर्लॉन फाइबर की कैटेगरी में आता है। इसी का दूसरा नाम है एक्रिलन, एक्रिलन फाइबर। अब ये ऑर्लॉन नाम कैसे आया देखो, रिलो एक्राइलो, रिलो नाइट्राइल, रिलो नाइट्राइल, और ओ माने पॉलीमर का ओ, तो रिलो नाइट्राइल एक्राइलो नाइट्राइल का जो पॉलीमर है उसका नाम ही ऑर्लॉन। तो ऑर्लॉन में देखिए ये sp कार्बन। तो अब उस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो S7 जो है ऑर्लॉन कंटेन्स sp3 एंड sp2, तो अब S7 फॉल्स हो गया। S8 प्लेक्सीग्लास डज नॉट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप, उसमें ईस्टर है, यानी यही आंसर हो गया इसमें। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन का पेंडिंग पार्ट था, वो ये वाला था देखिए। तो इसमें ए क्या हम लोग ने पहचाना था, ए पहचाना था आइसोप्रीन, और बी क्या था, बी था मेथेनल, तो ये क्या था, मेथिल ग्लाइऑक्सल। और फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो बैक्टीलाइट का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बैकेलाइट को ही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं जिनमें क्रॉस लिंकिंग होती है, रेजिन भी एक तरह का पॉलीमर कहलाता है, मतलब रेजिनस मास, रेजिन एक तरह से उसका फीलिंग होती है, रेजिन टाइप की फीलिंग होती है। इसके बाद ए के पॉलीमराइजेशन से क्या बना, नेचुरल रबर बना। आल्दो कट्टा पर्चा भी बन सकता है, लेकिन हम लोग अक्सर नेचुरल रबर ही मान के चलते हैं, क्योंकि इतना तो डिटेल पढ़ते नहीं है कि कौन कौन से टेम्परेचर ले। ओजोन लेसेस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CO CH2 CH2 CH2, ये बनेगा, है ना, 1 2 3 4 ऑक्सोपेंटेनल। और जब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराएंगे, इसके दो अल्फा एच और इसका वाटर निकल जाएगा, तो इस तरह से आप देखेंगे प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा, है ना। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों होते हैं, तो कीटोन का अल्फा एच लेते हैं, एल्डिहाइड का ओ लेते हैं, तो इसके दो अल्फा एच और इसका वाटर निकाल दिया, यही तो बनेगा, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया। अब इधर ये जो हाइड्रोकार्बन जी है जिसके पॉलीमराइजेशन ब्यूना रबर, ब्यूना में जो Na है वो सोडियम के लिए, तो हाइड्रोकार्बन जी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन जी हो गया 1,3 ब्यूटा डाइथीन, 1,3 ब्यूटा डाइथीन हो गया। और जब इसकी हम लोग H2 निकल से रिएक्शन कराएंगे तो 1,4 एडिशन होगा, इसमें 1,4 एडिशन होगा। ये आपको बताया गया है, इसका आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आएगा 1,4 एडिशन होगा, पहले और चौथे को H मिलेगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका जब ओजोलिसिस कराएंगे तो बनेगा CH3 CHO। अभी इसमें एक रिएक्शन छूट गई है, वो मैंने यहाँ लिखना भूल गया था मैं, CH3 CHO। अब इसमें पहले आप कराइए बी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH आयन, देन हीट, और उसके बाद हमें ए से करना। आई बना CH3 CHO,
इसकी हमें बी के साथ करानी, OH आयन के प्रेजेंस में, देन हीट करना है। तो जब हम लोग बी क्या था, बी फॉर्मल्डिहाइड था, और इसकी रिएक्शन जब हम लोग CH3CH2 से कराएंगे, OH आयन देन हीट, तो क्या बन जाएगा, एक्रोलीन। ये बन जाएगा, इसका नाम है एक्रिल अल्डिहाइड, या इसी का दूसरा नाम है एक्रोलीन। अब ये जो आपका आइसोप्रीन है, इसका नाम ये रखा था हमने, आइसोप्रीन। तो जो डील्स एल्टर रिएक्शन है, उसमें एक होता है कंजुगेटेड डाइईन और एक होता है डाइनोफाइल। तो इसमें देखिए मेथिल के प्लस आई इफेक्ट से जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे होगा बेटा, क्योंकि मेथिल यहाँ नजदीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे कराएगा, मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ना। इसमें हम रैंडमली नहीं करा सकते, इसमें मेथिल क्योंकि इसके नजदीक है, तो मेथिल अपने प्लस आई इफेक्ट से यहाँ डिस्प्लेस कराएगा। और ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम जो ये एक्रोलीन है, इसको ऐसे लिखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तभी तो जुड़ पाएगा बेटा ऐसे। इस वजह से तुम मेजर प्रोडक्ट पूछा है। इसमें हम मेजर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये एमी लगा हुआ है, ये इससे ये मेजर प्रोडक्ट, और ये कहलाएगी ड्यूल सेल्टर। तो रबर में हम लोगों ने जो अब तक जाना है, वो एक तो जाना नेचुरल रबर, और एक जाना है ब्यूना रबर। इसी में एक होता है SBr। इसको बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर। SBr का ही जो दूसरा नाम है वो है एस ब्यूना एस इसका दूसरा नाम है, मतलब ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। SBr बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ऑब्वियसली इसके मोनोमर्स होंगे, SBr के जो मोनोमर्स है कौन कौन से हैं, एक तो है स्टाइरीन है, एक है स्टाइरीन, और एक है ब्यूटाडाइईन। यानी SBr कैसा पॉलीमर है, ये कोपॉलीमर, SBr पॉलीमर। जबकि ब्यूना एन कैसा था, ये जो ब्यूना रबर कैसा था, ये होमोपॉलीमर। ब्यूना रबर होमोपॉलीमर था, ये भी होमोपॉलीमर था। लेकिन जो SBr या ब्यूना एस है वो कोपॉलीमर।
तो इसके लिए हम लोग देखिए किस तरह से डायग्राम बनाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। मतलब इसमें हमने जो बीटा डाइईन है उसको 3 बार लिखा, स्टाइरिन को 1 बार लिखा, मतलब इसमें रेशियो होता है 3:1 का। 1:3 है ना, 1:3 है, तो स्टाइरिन 1 होगा, ब्यूटाडाइन 3 होगा। तो स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन टेक पार्ट in 1:3 molar ratio। तो मैं अगले पेज पे पॉलीमर का रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। पॉलीमर ब्यूना एस, यहाँ लिख दिया सोडियम। सोडियम क्या है? पॉलीमराइजिंग एजेंट। तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH2CH, CH वैलेंसी 3 का होल N इज इजिली ब्रेकेबल। ये इजिली ब्रेकेबल पॉलीस्टाइरीन। और जो पॉलीब्यूटाडाइईन है, पॉलीब्यूटाडाइईन, इसका फार्मूला क्या होगा? CH2CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल N इज फ्लेक्सिबल। अब इन दोनों से मतलब स्टाइरीन, मतलब इन दोनों के मोनोमर से अगर हम लोग पॉलीमर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2CH डबल बॉन्ड CH, CH2, यहाँ देखिए वैलेंसी फ्री कर दी, यहाँ वैलेंसी फ्री। फिर देखिए CH2CH और PH, ये वैलेंसी फ्री करो। फिर CH2CH डबल बॉन्ड CH, CH2, यहाँ वैलेंसी फ्री। फिर CH2CH डबल बॉन्ड CH, CH2, यहाँ वैलेंसी फ्री। अब देखिए वैलेंसी जो है हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, और ये कर दिया होल शेल। यही तो हो गया SBr, यही तो हो गया ब्यूना एस, है ना? तो जो ब्यूना एस है, ब्यूना एस इज मोर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल देन ब्यूना रबर। मतलब जो ब्यूना रबर है उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और ब्यूना एस इज हैविंग मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मोर टेंसाइल या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन पॉलीस्टाइरीन। अब आप समझ गए होंगे कोपॉलीमर क्यों बनाए जाते हैं। मतलब स्टाइरीन का अगर हम अकेले पॉलीमर बनाते हैं तो इजिली ब्रेकेबल है वो पॉलीमर। अगर ब्यूटाडाइन का हम पॉलीमर बनाते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर उन दोनों के मिलने से पॉलीमर बनाते हैं तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है और ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी है। अब तो जो कितनी बड़ी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा हो और ताकत भी ज्यादा हो। अक्सर जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं कमजोर होते हैं, जो लोग ताकतवर होते हैं फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी है और ताकतवर भी है।
सिंथेटिक रबर्स में एक तो हो गया आपका ब्यूना रबर, एक हो गया ब्यूना एस रबर, और एक आपका हो जाएगा ब्यूना एन रबर। ब्यूना एन में क्या होगा, एन मतलब नाइट्राइल। तो सिंथेटिक रबर्स है, में एक तो हो गया ब्यूना रबर, एक हो गया ब्यूना एस, इसको एस पी आर बोलते हैं, और एक हो जाएगा ब्यूना एन, इसको जीआरए बोलते हैं। जीआरए मतलब जनरल पर्पस, जनरल पर्पस रबर एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। और एक हो जाता है थायोकॉल वाला। एक है नियोप्रीन रबर। ये पांच हमें रबर पढ़ने होते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक रबर्स में हम लोग को ये पांच रबर पढ़ने हैं, जबकि नेचुरल रबर तो आपने देख ही लिया कि नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के पॉलीमर को ही नेचुरल रबर बोलते हैं। नेचुरल रबर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर को गट्टा पर्चा बोलते हैं। तो ब्यूना रबर देख लिया, ब्यूना एस देख लिया, ब्यूना एन देख ले, जनरल पर्पस रबर एक्रेलोनाइट्राइल। तो इसमें जो बीयू है तो बीयू कहेगा ब्यूटाडाइन, और एन कहेगा नाइट्राइल, और एन है सोडियम। ये देखिए हो गया ब्यूटाडाइइन, ये आपका है 1,3 ब्यूटाडाइइन, और ये है एक्राइलोनाइट्राइल। तो इनके पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड को कर दो सिंगल, सिंगल को कर दो डबल, डबल को कर दो वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री, इधर वैलेंसी फ्री, डबल को किया सिंगल, वैलेंसी फ्री, ये सीएल, यहाँ हम लोगों ने टक मार दिया और इसको कह दिया होल एन। ये हो गया आपका यूना एन। The number of sp, sp2, sp3 carbons in repeating unit of यूना एन GRA rubber which is copolymer of monomer A and B are X1, X2, X3 respectively. A is the हाइड्रोकार्बन, बी की रिएक्शन H2 निकिल से कराई, फिर HNO2 से कराई, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर से कराई, तो इसमें L प्लस सॉल्ट एस बनो। और L की रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइन से कराई इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड M बना, और M की रिएक्शन हमने कराई CCl3CHO के साथ,
कॉन्क H2SO4 में तो एक कंपाउंड बना है। यूना एन में रिपीटिंग यूनिट क्या है? CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN होल एन, यही तो रिपीटिंग यूनिट है। इसमें क्या क्या पूछा है? sp sp2 sp3, sp कितने हैं? एक है। और sp2 कितने हैं? दो। और sp3 एक दो तीन चार। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें ए हाइड्रोकार्बन है। ए क्या है? ए है 1,3 बीटा डाइईन। तो बी क्या है? बी है विनाइल साइनाइड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH CN। अब जब इसका रिडक्शन कराएंगे H2 निकल से, H2 निकल से रिडक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 CH2 NH2 बनेगा। और इसकी जब HNO2 से कराएंगे तो इसमें आपको पता है NO प्लस का पहले अटैक होता है, इससे वाटर निकल के डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है। और फिर इसमें से N2 निकल के कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन में फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड की शिफ्टिंग होके ये बन जाता है ना। और फिर इस पर वाटर के अटैक से आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाता है। याद आया ये? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं तो कार्बोकैटायन के माध्यम से रीअरेंजमेंट होकर अल्कोहल बन जाता है। और फिर इस अल्कोहल को जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करेंगे तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होके क्लोरोफॉर्म और सॉल्ट बन जाएगा। और जब हम लोग इस साइक्लोपेंटाडाइईन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बन जाता है। याद आए? कैसे बनता है ये क्लोरोबेंजीन? जो क्लोरोफॉर्म, इसमें जो आपने बेस लिया है इथॉक्साइड, वो इस H को एज ए प्रोटॉन निकाल के CCl3 माइनस बनाए। फिर K प्लस जो है इसमें से क्लोराइड निकाल के CCl2 बनाएगा। ये है डाइक्लोरोकार्बीन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो साइक्लोपेंटाडाइईन है, साइक्लोपेंटाडाइईन, इस पर CCl2 की रिएक्शन होगी तो इसमें किसी एक डबल बॉन्ड कार्बन पे कार्बन एडिशन करा देंगे। फिर जो इथॉक्साइड है इस वाले H को एज ए प्रोटॉन निकाल देगा, एज ए प्रोटॉन निकालेगा तो ये बनेगा। और फिर उसके बाद इसमें क्या होगा? इस माइनस के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर इस पर माइनस आएगा, इसके अटैक से ये निकल जाएगा, अल्टीमेटली क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोपेंटाडाइईन की, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन की क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरल से कराते हो, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की कोर्स में,
कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये वाटर निकल के DDT बन जाता है, जो कि इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो हम लोगों ने ब्यूना एन रबर पे काम कर लिया। अब आता है थायोकॉल रबर। थायोकॉल रबर जो है वो देखिए कैसे बनता है। थायोकॉल रबर के लिए एक मोनोमर ये और एक मोनोमर ये होता है Na+, S-, Na+। ये दो मोनोमर्स होते हैं, तो होता क्या है, इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्लोराइड निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, Cl, CH2, S, S-, Na+ बनेगा, साथ में NaCl अलग हो गया। ये SF2 मैकेनिज्म है, NaCl निकल गया। अब ये जो बचा है, अब इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये बॉन्ड टूट जाए, फिर SN2 रिएक्शन हो, इसमें देखो क्या बनेगा, Cl, CH2, SS, CH2, Cl। ये बना कि नहीं बना? इसकी रिएक्शन फिर से Na2S2 से होगी, फिर इसकी रिएक्शन Na2S2 से होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा CH2, देखिए CH2, SS, CH2, SS, CH2, इधर SS, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SCH2, S का होल एल लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखेंगे रिपीटिंग यूनिट। और इसको आप बार बार रिपीट करके देखो, देखिए SCH2, फिर SCH2, फिर SCH2, फिर SCH2, ऐसे तो बनता चला जाएगा। ये रिपीटिंग यूनिट हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं थायोकॉल रबर। एक एक हाइड्रोकार्बन, और इसको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर 1000 से 3000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे O2 गैस के साथ ट्रीट किया, तो बना LDPE। LDPE का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और अगर हम लोग ए को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वीगलर नट्टा कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करें, वीगलर नट्टा कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करें, इसमें बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये कैसा पॉलीमर है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर। और ये कैसा है, ये लीनियर पॉलीमर।
अब ये जीगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई एथिल एल्युमिनियम, ये होता है जीगलर नट्टा कैटलिस्ट। तो पॉलीथीन जो है दो तरह के होते हैं, एक लो डेंसिटी एक हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो ब्रांच चेन पॉलीमर होती है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है लीनियर पॉलीमर होती है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। और देखिए कंडीशन की कितनी आसान वाली है। ये मॉडर्न मेथड है पॉलीथीन को बनाने का। इस पॉलीथीन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है एलडीपी। दोनों में से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग होने से मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, पैकिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। दोनों की डेंसिटी जो है अगर कंपेयर करो तो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 0.92 ग्राम पर ml है, और इसकी लगभग 0.97 ग्राम पर ml। मतलब दोनों की डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब ध्यान रखना, दोनों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। 1 ग्राम पर ml से दोनों की डेंसिटी कम है। चाहे लो डेंसिटी पॉलीथीन हो चाहे हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, दोनों की डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों की टेंसाइल स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क है। ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर। वो मैकेनिज्म की वजह से ये जो एलटीपी बनता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये बनता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो एलटीपीई is formed by free radical mechanism, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसको हम क्लियर करेंगे। और एच डी पी इज फॉर्म्ड बाई कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ziegler और नट्टा को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। ziegler एंड नट्टा गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी। तो ziegler नट्टा कैटलिस्ट का फार्मूला आईटी में कई बार पूछा गया है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ziegler नट्टा कैटलिस्ट? तो ziegler नट्टा कैटलिस्ट क्या है? ziegler नट्टा कैटलिस्ट क्या है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई एथिल एल्युमिनियम। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और इसका नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम। तो अगर हम एक रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं CCl4 में, तो इसमें डी बना, और बी को हम लोग Na2S2 के साथ ट्रीट करेंगे तो सी बनेगा, और पॉलीमराइजेशन करा। ये हमने क्या बताया था आपको? ये आप समझ गए ये क्या है? एथिलीन। और एक ही क्लोरीन CCl4 से कराएंगे, तो एक हो गया एथिलीन, और CCl4 क्लोरीन से कराएंगे तो एथिलीन क्लोराइड बनेगा, और ये बन जाएगा थायोकॉल रबर। ध्यान रहे, थायोकॉल रबर कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्योंकि इस पॉलीमर के बनने में NaCl निकल रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? S CH2 CH2 S
का होल एन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए, तो ये वाला कंपाउंड आपने देखा था, इसका नाम हमने क्या रखा था? आइसोप्रीन। इसी में मेथिल की जगह अगर सीएल लगा दो तो इसका नाम है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। और इस क्लोरोप्रीन का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं, इसी से बन जाता है नियोप्रीन रबर। क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है नियोप्रीन रबर। तो आप देखिए, जब हम लोग एसिटिलीन को एक ऐसी ट्यूब में पास कराएं जिसमें CuCl NH4Cl पड़ा हो, तो इसमें डाइमराइजेशन हो जाता है। एसिटिलीन को एक ऐसी ट्यूब में पास कराएं जिसमें CuCl NH4Cl पड़ा हो, तो इसमें बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम है विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन। इसको समझने का जो आसान तरीका है वो ये है, ये आप इसको दे दो और ये इसको दे दो। अब इसकी रिएक्शन जब हम HCl 1 मोल से कराएंगे, तो माना कि एल्कीन इज एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के मामले में एल्कीन मोर रिएक्टिव। कारण क्या है कि अगर हम एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो उससे कार्बोकैटायन लेके ये बनेगा, और अगर एल्काइन पर अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल तो उससे कार्बोकैटायन ये बनेगा। तो इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल? ये वाला हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये मोर स्टेबल हो गया, है ना? ये लेस स्टेबल हो गया। एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक के मामले, लेकिन जब कंजुगेटेड इनाइन होगा, कंजुगेटेड इनाइन होगा, इन आइन जब कंजुगेशन में होगा तो ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन हो जाएगी तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रीन। तो ट्रिपल बॉन्ड जबकि कम रिएक्टिव है डबल बॉन्ड से, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन क्यों हुई? ताकि कंजुगेशन मेंटेन रहे। अब क्लोरोप्रीन का ही जो पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन, इसी का जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे, इसके एन मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CCl, CH2 वैलेंसी फ्री होल एन। इसी का नाम है नियोप्रीन रबर। आज का बस अंतिम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉलीमर्स X1 number of polymers contain sp2 carbons, X2 number of polymers contain halogen, X3 number of
पॉलीमर कंटेन सल्फर। तो पहला है नियोप्रीन रबर, दूसरा है ब्यूना रबर, तीसरा है पीवीसी, चौथा है ऑर्लॉन, पांचवा है एसबीआर, छठा है ब्यूना एन, सातवां है वल्कनाइज्ड रबर। आठवां है कट्टा पर्चा। नवा है थायोल रबर। 10वां है प्लेक्सीग्लास। तो 11वां है टेफ्लॉन। तो आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा आई एक्स आई इक्वल टू टेफ्लॉन आप जानते होंगे, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो CF2 फोर एन, इसी का नाम है टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन को ही टेफ्लॉन बोलते हैं। It is used in non-sticking cookware. कहते हैं ना टेफलॉन कोटिंग है कुकिंग वेयर्स पे, नॉन स्टिक। जैसे हम लोग ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो वो स्टिक ना करे, तो नॉन स्टिकिंग जो कुकिंग वेयर्स होते हैं उसमें टेफलॉन कोटिंग होती है। तो टेफलॉन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, क्योंकि सीएफ बॉन्ड टूट नहीं पाता आसानी से पानी से। तो बताइए X1 क्या आएगा इसमें? X1 नंबर ऑफ पॉलीमर्स कंटेन sp2 कार्बन। पहला होगा X1 में, नियोप्रीन रबर में sp2 होगा। ये नियोप्रीन रबर है, ये देखिए नियोप्रीन रबर, इसमें sp2 कार्बन है कि नहीं? नहीं, दो नहीं है तो बहुत सारे, दो तो रिपीटिंग यूनिट। और ब्यूना रबर में भी होगा, है ना, ब्यूटाडाइन का पॉलीमर है। पीवीसी में नहीं होगा, ऑर्लॉन में नहीं होगा sp2। ऑर्लॉन में sp है ना, sp और sp3। और sbr में होगा, ब्यूना एन में होगा, और वल्कनाइज्ड रबर में होगा, और गट्टा पर्चा में होगा, और थायोकाल रबर में नहीं है, प्लेक्सी ग्लास में है, और टेफ्लॉन में नहीं है। एक्स बताइए क्या होगा? हेलोजन किसमें नियोप्रीन रबर में है, ब्यूना रबर में नहीं है, पीवीसी में है, ऑर्लॉन में नहीं है, एसबीआर में नहीं, ब्यूना एन में नहीं, वल्कनाइज्ड रबर में नहीं, गट्टा पर्चा में नहीं, थायोकाल रबर में नहीं, प्लेक्सी ग्लास में नहीं, टेफ्लॉन में है, क्लोरीन हेलोजन। और एक्स क्या होगा? सल्फर किन में सल्फर आपका होगा वल्कनाइज रबर में 7 और थायोकॉल रबर। इस तरह से इसका जो आंसर क्या बनेगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर बने 7 प्लस 1 2 3 दूनी 6, और 1 2 6 6 12 7 19 हो जाएगा आंसर। काफी कुछ जानकारी मिल गई बेटा। तो अगली क्लास हम लोग फिर मंडे को रखते हैं। अभी कितनी क्लास हो गई है? एटलीस्ट एक तो बची है। सर लास्ट लेक्चर हुआ इसका, पहला।